हिंदी भाषा खंड में आप लोग जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आप पिछले साल के क्वेश्चन को जब देखे होंगे, इस खंड से कुल 7 प्रश्न पूछी गई है। शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके 7 प्रश्न पूछी गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इस बार भी 6 से 8 क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी हिंदी भाषा से। इसमें कुल टॉपिक हैं 16 और सारे 16 टॉपिक में से हम काउंटिंग करके भी दिखाए थे कैसे है 16 टॉपिक। तो अभी तक में आप पढ़े हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, और पढ़े हैं अपभ्रंश, और पढ़े हैं अवहट, पुरानी हिंदी, देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। ये सब टॉपिक इतना पढ़े हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो हिंदी से जुड़ा हुआ एकदम अप्लाइड है। जैसे आज का टॉपिक है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा रचनात्मक भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, के रूप में हिंदी। हिंदी सब में है। बोलचाल की भाषा हिंदी ही, रचनात्मक भाषा भी हिंदी ही, राष्ट्रभाषा हिंदी ही, राजभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी। इसमें से आपको ये गारंटी है 1 या 2 प्रश्न फिक्स्ड है, पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। तो इस खंड को जब भी पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे। आखिर क्या है बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, इन 5 को एक साथ पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बोलचाल की भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं? बोलचाल, वर्ड देखिए, वर्ड से पकड़े। जनमानस के बीच में जो भाषा, जनमानस के बीच में जिस भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम बोलचाल की भाषा कहते हैं। तो बोलचाल की भाषा के लिए इसका अर्थ है जो हमारे लोक जीवन में, ग्रामीण जीवन में, लोक समाज में जिस भाषा के माध्यम से भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करते हैं उसको बोलचाल की भाषा कहते हैं। ऐसे बोली किसे कहते हैं? कोई भी भाषा का जब क्षेत्रीय रूप, किसी भी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, शब्द समूह आदि दृष्टि से उस भाषा के मानक रूप एवं अन्य क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है। लेकिन कोई भी बोली इतना भिन्न नहीं होता है जो कि अन्य बोली वाले नहीं समझ पावे। तो ऐसी स्थिति में खुद देखिए, जो कि किसी भाषा के अनेक बोलियां होती है, जैसे हिंदी के लिए ही हिंदी
क्षेत्र में जो है 18 बोलियां हैं। इसको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाए थे। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। और एक बोली के अंतर्गत भी कई उपबोली भी होती है। जैसे अगर हम स्थानीय भेद के आधार पर ब्रजभाषा के 8 उपबोली की चर्चा करते हैं। एक है मथुरही, एक है गांववारी, एक है सीकरवारी, एक है भुक्सा, एक है डांगी, एक है अंतर्वेदी, एक है ढोलपुरी, एक है जादववाटी। अब देखिए ब्रजभाषा में स्थानीय भेद के अनुसार से 8 उपबोलियां हैं। उसी तरह हर बोलियों के स्थानीय रूप जो है अलग अलग होते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में जो है अलग अलग बोलियों का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें जो सहजता होती है वो लालित्य भरा होता है। इस दृष्टि से हम इसकी कुछ विशेषताओं को गिना सकते हैं। इसमें क्या विशेषता होती है? यह भौगोलिक स्तर पर यानी लघु क्षेत्र से संबद्ध होता है। विशेषताएं इसकी क्या होती है? भौगोलिक स्तर पर लघु क्षेत्र से संबद्ध होता है। भौगोलिक स्तर पर इसमें बोलचाल की भाषा, जब हम कभी करते ही हैं बोलचाल की भाषा की बात करते हैं, तो वह विद्यापति भी बोलते हैं बोलचाल की जो भाषा होती है वो बहुत ही प्रिय होता है। देसिल बैना सबसे मीठा, यानी देसिल बैना जो होता है यानी बोलचाल की जो भाषा होती है वो सबसे मीठा होता है। हम लोग भी अगर कहते हैं, अगर किसी से मिलते हैं अपने प्रियजनों से, तो उसको कहते हैं अपनी देसी भाषा में बात करें, ना कि विदेशी भाषा में बात करें। जो शहर में आप पढ़ के खड़ी बोली हिंदी आते हैं उस रूप में बात नहीं करें। देसी मुर्गी बिलेती बोल, ये बात हम लोग चर्चा भी करते हैं। यानी घर परिवार में एक आत्मीय वातावरण होता है, उसमें जिस बोली का हम प्रयोग करेंगे वही है देसिल बैना। इसी कारण से हर आदमी की अपनी देसिल बैना है, समझे। हर क्षेत्र की देसिल बैना है और देसिल बैना सबसे मीठा। यानी किसी भी भाषा का तो जो है प्रारंभिक रूप क्या होती है? बोली ही होती है। उसके बाद क्या होगी? बोली जब जो है बहुत प्रचलित होने लगता है, तब साहित्यकार सब जो है उसमें साहित्य के भी सृजन करने लगते हैं, तो वो भाषा का रूप ले लेता है। और फिर भाषा व्याकरण से बनने के कारण भाषा जब ही हुई तो उसी भाषा में साहित्य की भी रचना हुई। यानी बोली फर्स्ट, भाषा सेकेंड, साहित्य थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पर किसी भी भाषा की जब उद्भव होती है तो वो बोली के रूप में, सेकेंड स्टेप भाषा के रूप में, थर्ड स्टेप साहित्य के रूप में। तो इसकी अभिव्यक्ति में जो है क्या होती है? वो एक टाइप से स्वाभाविकता होती है। अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता, एकदम नेचुरल बातें होती है। अभिव्यक्ति में यह जैसे मान लीजिए अकृत्रिम भी होती है।
अकृत्रिम एवं आत्मीय होती है। इसमें कोई व्याकरणिक बंधन भी नहीं होता है। व्याकरणिक बंधन नहीं होता है। बोलचाल की भाषा में सब विशेषता मतलब बता रहे हैं बोलचाल की भाषा के बारे में। पारिवारिक मिठास होती है, पारिवारिक मिठास होती है। इसमें बोलचाल की भाषा में कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति आदि का भी प्रयोग होता है। मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां का प्रयोग होता है। बोलचाल की भाषा व्यवहारिक होती है। बोलचाल की भाषा व्यवहारिक होती है। बोलचाल की भाषा व्यवहारिक होती है और हर बोलचाल की भाषा जो है अपने विशिष्ट संस्कृति का सूचक होता है। यानी हर बोलचाल की भाषा जो है, बोलचाल की भाषा बोलचाल की भाषा विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति का द्योतक होता है। और बोलचाल की भाषा जो है मर्म को छूने वाला होता है। बोल चाल की भाषा, बोलचाल की भाषा का स्वरूप
मर्म को छूने वाला होता है। अब कोई ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा अगर लिखते हैं अगर, तो ज़्यादा लिखने से यह नहीं है जो कि आपको टीचर बहुत ज़्यादा नंबर दे देंगे। इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। मतलब परिभाषा दे दिए बोली का, बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं उसको बता दिए, फिर बताए किस तरह से कोई भी भाषा जो है अनेक बोलियों में बटा हुआ होता है। जैसे हिंदी भाषा 18 बोलियों का एक समूह है। फिर बोली के साथ भी दिखाए जो कि बोली में भी उपबोली होती है। डायलेक्ट का सब डायलेक्ट भी होता है। उदाहरण हम दिखाए थे ब्रजभाषा की 8 बोली, तो वह भी अगर लिख देते हैं स्थानीय भेद के आधार पर, भेद के आधार पर बोली के कई उपबोली होते हैं, कई उपबोली होते हैं। जैसे ब्रजभाषा के 8 स्थानीय रूप हैं। मथुरही, गांववारी, सिकरवारी, भुक्सा, डांगी, अंतर्वेदी, ढोलपुरी, एवं जादोवाटी, वन 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख दिए नाम। अब आएंगे हम लोग रचनात्मक भाषा में। बोलचाल की भाषा समझ गए क्या है, उसके बाद रचनात्मक भाषा। रचनात्मक भाषा
इसको साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। जिस भाषा में कल्पना की उड़ान का अवकाश, जिस भाषा में कल्पना की उड़ान का अवकाश एवं यथार्थ को प्रतिबिंबित जिस भाषा में कल्पना की उड़ान का अवकाश एवं यथार्थ को प्रतिबिंबित की जाती है उसे रचनात्मक भाषा या साहित्यिक भाषा कहते हैं। उसे रचनात्मक भाषा कहते हैं। पाश्चात्य आलोचक I.A. रिचर्ड्स ने इसे लैंग्वेज ऑफ इमोशन कहा है। ने इसे लैंग्वेज ऑफ इमोशन, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस कहा है। सिंपल रूप में ये तो परिभाषा आप मान लीजिए बहुत बेहतर ढंग से दिए, लेकिन अगर सिंपल रूप में परिभाषा दें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ? वह भाषा जिसका रचना के लिए उपयोग हो, वह भाषा जिसका रचना के लिए उपयोग हो उसे रचनात्मक भाषा कहते हैं। अब मान लीजिए हम कहते हैं जो किसी की शादी हो गई, ये सामान्य भाषा है, लेकिन रचनात्मक भाषा में उसको अगर बोलेंगे तो कहेंगे उसके हाथ पीले हो गए। तो ये रचनात्मक भाषा है, साहित्यिक भाषा है। लेकिन सामान्य भाषा क्या है? उसकी शादी हो गई, सामान्य भाषा है। उसके हाथ पीले हो गए, रचनात्मक भाषा है। तो ऐसी स्थिति में आप जान रहे हैं रचनात्मक भाषा में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। इसकी विशेषताएं इसमें भी है।
विशेषताएं। सबसे पहले रचनात्मक भाषा है तो ये व्याकरणबद्ध होगी। व्याकरणबद्ध होती है। कल्पना की उड़ान का अवकाश होता है। यथार्थ को प्रतिबिंबित करती है। यथार्थ को प्रतिबिंबित करती है। इसमें रस, अलंकार, छंद, प्रतीक, मिथक आदि का प्रयोग होता है। इसमें रस, अलंकार, छंद, प्रतीक एवं मिथकों का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग हिंदी भाषा में पढ़ना भी है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो रचनात्मक भाषा में अभिधा जो है उस पर ज्यादा जोर नहीं दी जाती, ज्यादा जोर लक्षणा एवं व्यंजना पर जोर दी जाती है। लक्षणा एवं व्यंजना पर जोर देती है। इसमें अलंकारिकता होती है। रचनात्मक भाषा अलंकारिक होती है। रचनात्मक भाषा हमारे सोए हुए भावों को जगा देती है। रचनात्मक भाषा हमारे सोए हुए भाव को जगा देती है। जैसे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी
तान सुनाओ, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल, जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब कवि में इतनी शक्ति होती है जो आपके सोए हुए भाव को जगा देती है। जिस समय पराधीनता की बात होती थी तो उस समय सोए हुए भारतवासी को जगाने के लिए कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब इसके बाद देखिए, यह रचनात्मक भाषा जो है सामान्य जनों की भाषा नहीं होती है, ये विशिष्ट जनों की भाषा होती है। विशिष्ट जनों की भाषा होती है। और रचनात्मक भाषा के लिए कार्यत्री प्रतिभा एवं भावयित्री प्रतिभा होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, प्रतिभा का अर्थ ही होता है साहित्य सृजन, साहित्य सृजन करने की शक्ति। साहित्य सृजन करने की शक्ति, साहित्य से तात्पर्य हमारे संस्कृत के आचार्य लोग काव्य ही लगाए थे, समझे, काव्य सृजन शक्ति। तो हम जान करके साहित्य बोलते हैं ताकि आप जो है साहित्य की सभी विधाओं को समझ लें। तो कार्यत्री प्रतिभा, कार्यत्री प्रतिभा उसको कहते हैं जो रचनाकार होते हैं, यानी जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उसकी प्रतिभा जो होती है कार्यत्री प्रतिभा होती है। लेकिन कोई मान लीजिए सहृदय पाठक है, दर्शक हैं, जो उस भाव के मर्म को समझते हैं, साहित्य के मर्म को समझते हैं, उसको कहते हैं भावयित्री प्रतिभा वाले। तो इसके लिए इसका मतलब दोनों प्रतिभा की अनिवार्य आवश्यकता होती है, यानी प्रतिभा दो होती है। कार्यत्री प्रतिभा जो कि कलाकारों में पाया जाता है, और भावयित्री प्रतिभा जो कि दर्शकों में पाया जाता है। रचनात्मक भाषा के लिए अर्थात साहित्यिक भाषा के लिए कार्यत्री प्रतिभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यत्री प्रतिभा एवं भावयित्री कार्यत्री प्रतिभा किसमें होती है? रचनाकार में। भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? जैसे आप ध्यान से क्लास को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका अर्थ ये है आप में भावयित्री प्रतिभा है। किसी भी बात को आप समझ जाते हैं, कहने वाले आखिर क्या कहना चाहते हैं, इस बात को अगर समझते हैं तो आप में भावयित्री प्रतिभा है। कार्ययित्री प्रतिभा एवं भावयित्री प्रतिभा
सांस्कृतिक भाषा के लिए कार्यत्री एवं भौतिक प्रतिभा होना अनिवार्य है। रचनात्मक भाषा जो है आत्मा की भोजन है। रचनात्मक भाषा आत्मा की भोजन है। बस इतना ही, इससे ज्यादा हम तो बोले ही 7 नंबर का क्वेश्चन टिप्पणी में हो या 10 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रश्न में हो, दोनों में लिखने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और ज़्यादा लिखने का टॉपिक जो आएगा खंड ख में आपको आएगा ज़्यादा लिखने का। खंड क में भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे नोटबुक को देखेंगे, जब विजय स्टडी सर्किल से आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त होगी तो उसमें आप पाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा करके लिखा हुआ है। लेकिन कितना लिखना है उसके लिए तो हम क्लास में बताते हैं, बस परीक्षा में इतना ही आप लिखें ताकि आप 18 प्रश्न लिख पाएँ। 18 प्रश्न लिखना ये साधारण बात नहीं है। जिसके पास प्रोफेशनल नॉलेज है वही 18 प्रश्न 3 घंटे में लिख सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, एवरेज 10 मिनट करके प्रश्न पड़ता है, 18 दहीन 180। इसीलिए किसी भी प्रश्न में अगर आप सोचते हैं जो कि एलिमेंट्री आइडिया छोड़ दें तो ये आप गलत काम करते हैं। अभी अगर सपोज कीजिए हिंदी भाषा खंड से 7 प्रश्न पूछी गई है और टोटल आपको 16 टॉपिक है इसमें। अब 16 में से 7 अगर आप सोचेंगे हटा देते हैं, बचता है 9, तो ठीक है, वो 9 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है जो कि बिल्कुल तब तो राजभाषा आप छांट के चलिए। तो राजभाषा टिप्पणी में पूछी गई है, हो सकता है इस बार राजभाषा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दे। यही होता है, कभी लॉन्ग में देखेंगे कभी शॉर्ट में। और लॉन्ग और शॉर्ट में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है, मार्क्स ही बताता है जो कि दोनों की स्थिति कमोवेश एक जैसी है। शॉर्ट में 7 नंबर है, लॉन्ग में 10 नंबर है। तो कितना लॉन्ग होगा? अगर हम शॉर्ट 1 पेज लिखते हैं तो लॉन्ग 2 पेज लिखेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लिखेंगे। तब भी सब मिलाकर के 18 क्वेश्चन के लिए 26 पेज हो जाएगा। सलीके से 26 पेज आप 3 घंटे में लिख सकते हैं। उसके बाद कोई पेज लिखने का अर्थ नहीं होता है। अब कुछ से कुछ मतलब भर करके मतलब मार्क्स भी नहीं पाएंगे। सही सटीक प्रश्न पूछने का जो तोड़ करके एक ट्रेडिशन है 6J PSC के क्वेश्चन को सामने में रखें और हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो किस तरह से सिलेबस से उठा करके शब्द को रखा गया है और उसी से प्रश्न बनाया गया। तो कल ही जैसे हम पढ़ाए देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, उसी में बता दिए आपको ध्वनि का स्वरूप भी। ध्वनि का स्वरूप पिछले बार पूछी गई थी, तो लेकिन पिछले बार पूछी गई आपको किस में? लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर में। इस बार हो सकता है शॉर्ट में आप पाएंगे, तो आप बता देंगे कैसे ध्वनि का स्वरूप जो है स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण किस रूप में होता है, उसको आप बता देंगे जैसे कल हम बताए थे। बस उतना ही लिखना है ध्वनि के स्वरूप में। ध्वनि व्यवस्था, चाहे ध्वनि विज्ञान, ध्वनि का वर्गीकरण, सब प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। अब हम लोग किस पर आएंगे? राष्ट्रभाषा पर।
राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हिंदी। जो राष्ट्र की भाषा हो उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। शाब्दिक रूप में तो राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्र की भाषा हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी जो है एक राष्ट्रभाषा है। किस रूप में है और क्यों है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो हिंदी की इतनी शक्ति है हिंदी में, जिसके कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा मिली। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के जो राजनेता थे, मनीषी थे, वो लोग जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी दिए। क्यों देते हैं पदवी? इसीलिए हिंदी ने नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। स्वाभाविक है, नवजागरण के संदेश को, राष्ट्रीय आंदोलन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हिंदी की जो भूमिका रही, उस भूमिका के कारण ही जो है हिंदी को ये पदवी प्राप्त हुई, जो हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। और इसके लिए प्रारंभ से ही हमारे साहित्यकार भी इसमें बहुत सक्रिय रहे। खास करके सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लेना पड़ेगा, जो कि सभी को मतलब हिंदी के बारे में कैसे बिगुल जगाते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। ऐसे मंत्र को देने वाले भारतेंदु की सर्वत्र प्रशंसा हुई। हिंदी को वो जन जन की भाषा के रूप में स्वीकारते हैं और साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद के विरुद्ध जो है एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। भारतेंदु की जो हिंदी के प्रति जो एक आंदोलन थी, वह सपना आज पूरा हो गया। स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्रभाषा की पदवी दिए और फिर स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे संविधान में उसे संवैधानिक दर्जा दे दी, राजभाषा भी हुई। यानी जन जन की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बदलना, फिर राष्ट्रभाषा को आज़ादी के बाद जो है राजभाषा के रूप में दर्जा देना, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दे करके किस तरह से भारतेंदु जी का सपना पूरा होता है, यह अब कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष और हिंदी दोनों एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं और इसके मूल नायक बनते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर भारत जैसे विशाल देश में कोई भी अगर राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त करने का अगर हक रखता है तो वो हिंदी भाषा ही है। क्योंकि हिंदी भाषा भारतीय जनमानस के बीच में घुला मिला हुआ है। कोई ऐसी जो हिंदी भाषी नहीं भी है वो हिंदी को समझते हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सारी एकता को हिंदी जो है कैसे प्रदर्शित करती है, जो सारी भावनाओं को समझे, हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि को, हमारी संप्रभुता को, हमारी भावात्मक एकता को हिंदी ही प्रतिबिंबित करती है। तो ये हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होती है। और स्वतंत्रता संघर्ष में तो आधुनिक काल में जो भी ईसाई मिशनरी लोग भी हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े रहे। अपने धर्म प्रचार में कमोबेश वो हिंदी का ही प्रचार कर रहे थे, हिंदी में ही ईसाई धर्म वाले प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमारे धर्म सुधारक सब केशव चंद्र सेन,
दयानंद सरस्वती आदि सभी अपना प्रचार प्रसार हिंदी में ही कर रहे थे। महात्मा गांधी के साथ साथ तो जितने भी नेता सब थे सारे हिंदी को लेकर के एक ऐसा मतलब आंदोलन खड़ा करते हैं जो कि अंततः राष्ट्रभाषा हिंदी जो है आज़ादी दिला करके ही दम लेती है। इसमें बहुत ऐसे तिलक हैं, विनोबा भावे हैं, काका कालेकर हैं, मुंशी एवं आयंगर हैं, अंबेडकर जी भी हैं, एनी बेसेंट हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ढेर सारे स्वामी श्रद्धानंद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं आदि जितने नेता हैं हिंदी के लिए जो काम किए हैं भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखा जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा हिंदी की जो शक्ति थी वह शक्ति थी अधिक से अधिक सरल होना, शब्द भंडार की दृष्टि से भी तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी को समाहार करने की क्षमता, समझे, राष्ट्रीय एकता को समझे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को अभिव्यक्त करने की क्षमता, और जो हिंदी भाषी नहीं हैं उनकी भी भावनाओं को स्वीकारने की क्षमता, उनके शब्दों को भी ग्रहण करने की क्षमता, ये सारी क्षमता, व्याकरण के रूप में भी सरल होना, सहज होना आदि ढेर सारे गुण हैं हिंदी में, जिसके कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिली। अब राष्ट्रभाषा के बाद हम लोग जो है आएंगे राजभाषा पर। राजभाषा देखिए एक संवैधानिक शब्द है। 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई, और इसमें कितने अनुच्छेद आए, 343 से लेकर के 351 तक। आर्टिकल 343 से लेकर 351। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो राजभाषा के रूप में हिंदी को क्यों हमारे संविधान में दर्जा दी गई, इसके पीछे कारण था जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस रूप में हिंदी को मतलब बताए, जो कि कैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हिंदी एक अनिवार्य भाषा है। किसी भी राष्ट्र का प्रतीक होता है, राष्ट्र की संप्रभुता होती है, राष्ट्र ध्वज होता है, राष्ट्र चिन्ह होता है, राष्ट्र गान होता है, राष्ट्रभाषा होती है, राजभाषा होती है। ये सब प्रतीक जो हैं हमारे जो है स्वाभिमान के प्रतीक हैं, देश की अस्मिता का प्रतीक है। तो देश की अस्मिता की रक्षा जो है इसी में हुए है राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राजभाषा आदि में।
तो सबसे पहले 343(1) में आप क्या देखते हैं, हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। 341(a) बहुत ही हिंदी के लिए गौरव वाला आर्टिकल है, लेकिन दूसरे में कहा गया क्या, जो कि 15 वर्ष तक जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होते रहेगा। तीसरे नंबर में कहा उसके बाद फिर संसद द्वारा जो है आगे इसको बढ़ा सकते हैं। दैट इज जितना महत्वपूर्ण एक है, 2-3 ये महत्वपूर्ण नहीं है। 344 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। 345 से लेकर 47 तक प्रादेशिक भाषा है। और 348 और 349 जो है वो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा है। और 351 जो है, यह जैसे ये VVI हम बोले ये आर्टिकल, उसी तरह ये भी आर्टिकल VVI है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। वर्तमान में क्या निर्देश है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति हो पावे। तो ऐसी स्थिति में यह भी दिखाया गया है, अन्य भाषाओं अष्टम अनुसूची में जो भाषा सब है उससे भी शब्द लेकर के भारत हिंदी भाषा जो है अपने आप को समृद्ध करे और भारत की सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्त करे। ये जिम्मेवारी आर्टिकल 351 में सौंपी गई। और वर्तमान में राजभाषा हिंदी की जो स्थिति है वो जो है यानी 1965 से अब राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी है। और राज्यों के बीच में जो है कौवर्ग, ऐसे राज्य जहां हिंदी का प्रयोग होता है, ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी हैं उसके बीच जो है संवाद जो होगी हिंदी में, उसके बीच जो संवाद होगी हिंदी में, संवाद हिंदी में। क्योंकि एक बात जान जाते हैं हम लोग जानते हैं जो कि ये जो है ये राजभाषा हिंदी, ये राजकाज की हिंदी है, ये प्रशासनिक हिंदी है। आखिर देश के बीच में जो है किस तरह से आपस में पत्र व्यवहार हो, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के लोगों के साथ कैसे बातचीत हो, तो जो ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी हैं संवाद हिंदी में, पत्राचार होगी हिंदी में। ऐसे राज्य 3 वर्ग में बांटा गया। ऐसे राज्य जहां हिंदी
द्वितीय भाषा के रूप में है, द्वितीय भाषा के रूप में है। संवाद हिंदी एवं अंग्रेजी में, संवाद हिंदी एवं अंग्रेजी में। ये राज्य के बीच में, ये राज्य के बीच में बताए। केंद्र का तो हम बता ही दिए, जो कि केंद्र का इससे पहले पॉइंट बनेगा। केंद्र यानी संघ की भाषा। वर्तमान स्थिति ये हो गई, वर्तमान स्थिति किसके अनुसार से? 1976 के राजभाषा आयोग अनुसार से, राजभाषा आयोग के आधार पर की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगी। संघ की भाषा। और राज्य की बात किए तो राज्य का 3 वर्ग बांटा गया, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। अब मान लीजिए जैसे अब यहाँ अगर हम बोलना शुरू करें तो हम सभी राज्य बोल सकते हैं जो कि हिंदी पट्टी के कौन कौन है, तो आपका टाइम टेकिंग होगा। इससे अच्छा है कम शब्द में आप अपनी बातों को लिखें। ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी हैं, संवाद हिंदी में। राज्य में, राज्य के बीच जो भी प्रशासनिक कार्यकाल हो काम होगी, जनता के बीच संवाद होगी, वह किस भाषा में होगी? तो हिंदी भाषा में होगी। फिर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ पत्राचार करेंगे, जो भी प्रशासनिक, वो किस रूप में? तो वो हिंदी में करेंगे। और जनता के साथ संवाद किस में होगी? हिंदी में होगी। इसी कारण से देखिए, शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, जनता की आशाओं आकांक्षाओं पर सरकार खरी उतरे, इसके लिए जो है अंग्रेज भी यह नियम लागू किए थे, जो कि जो भी हिंदी पट्टी क्षेत्र में रहेंगे उसके लिए हिंदी में पास करना अनिवार्य है। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है अनिवार्य रूप से सिविल सर्वेंट को हिंदी की शिक्षा दी जाती थी। जो हिंदी में फेल कर जाते थे उसकी नियुक्ति, वैसे ICS की नियुक्ति हिंदी पट्टी क्षेत्र में नहीं होती थी। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, इसी उद्देश्य से, प्रशासनिक उद्देश्य से, जो कि हमारे प्रशासक हिंदी सीखें, ताकि हमारी शासन व्यवस्था की जो मान लीजिए भावना है, फिर जनता की जो भावना है, दोनों के बीच में जो है संवाद स्थापित हो। जो फेल कर जाते थे उसे दक्षिण भारत भेज देते थे, यही समझिए। जो पास करते थे उसे उत्तर भारत में नौकरी मिलती थी। तो ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी हैं, संवाद हिंदी में, ऐसे राज्य जहां हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में है, संवाद हिंदी एवं अंग्रेजी में। अगर हिंदी लिखेंगे भी तो उसके साथ अंग्रेजी देना अनिवार्य होगा। और तीसरा राज्य जो है, गौ जो है, वह जो है अन्य राज्य। 1-2 में क्या स्थिति है राज्य की, तो वो समझ ही गए। अन्य राज्य संवाद अंग्रेजी में, संवाद अंग्रेजी में। यही है राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति। ये थोड़ा सा, इसको तो सैद्धांतिक आर्टिकल है, अगर आर्टिकल को अगर गिरा देते हैं तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है,
जो कि सारा 343 से लेके 351 तक के महत्वपूर्ण बातों को एक एक लाइन में लिख देते हैं, और उसके बाद वर्तमान स्थिति जो है क्या है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम समझते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, ये सब जो है बहुत अच्छा लगा होगा, अथवा रचनात्मक भाषा, बोलचाल की भाषा बहुत सरल है। इसमें समझ तो जाते हैं, जो सरल होता है ना उसको लिखने में कठिनाई होती है, जो जटिल होता है उसको लिखने में कठिनाई नहीं होती है। अपभ्रंश की विशेषता को लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति लिखें, तो इसमें आपकी लैंग्वेज कैसी है समझे, और आप कितना अप टू डेट लिखते हैं। अब फिर राष्ट्रभाषा हिंदी, इसमें तो लैंग्वेज की ही धमाल है। अब फिर हिंदी के बारे में आपकी सोच कैसी है, हिंदी को कितने मतलब ढंग से मतलब आप प्रूव्ड कर सकते हैं, जिसके कारण जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिली है। तो राष्ट्रभाषा की पदवी तो ये तो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ी हुई है, ये साधारण बात नहीं है। और इसके पीछे क्या क्या कारण है, लगभग मैं सभी कारणों की चर्चा किया हूँ, और इसको फिर आप मान लीजिए अपने स्टडी मटेरियल में पढ़ेंगे। लेकिन स्टडी मटेरियल में बोलचाल की भाषा और रचनात्मक भाषा नहीं होगी, लेकिन स्टडी मटेरियल में आपको राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, ये तीन होगी। लेकिन रचनात्मक भाषा और बोलचाल की भाषा स्टडी मटेरियल में नहीं होगी। इसी बोर्ड से आप, इसी क्लास के माध्यम से आप उसको तैयार कर सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन का रूप ही ऐसा है जो कि किसी भी गुटका को छोड़ना जो है ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए हम गिनती करके आए हैं, जो कि हिंदी भाषा में टोटल 16 गुटका है, 16 आइटम है, 16 टॉपिक है। तो 16 में हम जब समझ रहे हैं लगभग 8 प्रश्न पूछी जाएगी, तो 16 का परिचय हम स्टूडेंट को क्यों नहीं देंगे। और बची बात इसके बाद तो बहुत कम आता है काव्य भाषा। काव्य भाषा में बहुत कम पढ़ना है काव्य की परिभाषा, जिसको कहते हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साधारणीकरण, यही 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रस अलंकार छंद है, तो रस अलंकार छंद का तो सामान्य परिचय किसी भी हिंदी के व्याकरण से आप ले सकते हैं। लेकिन जो सैद्धांतिक चीज है काव्य शास्त्र का, वो काव्य की परिभाषा है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, साधारणीकरण। इस 4 में से 100% गारंटी है आपको 2 प्रश्न पूछी जाएगी, एक टिप्पणी में पूछी जाएगी, एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाएगी। और उसी तरह तीसरा आपका जो है गौ नंबर में जो है प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें भी मात्र 3 ही है प्रयोजन मूलक का कैटेगरी किया गया है। क्या कैटेगरी किया गया है, तो व्यवसायिक हिंदी, जनसंचारी हिंदी, कार्यालयी हिंदी। यानी कार्यालय में, जैसे राजभाषा हिंदी का प्रयोग कार्यालय में होती है, ये संवैधानिक मतलब शब्दावली है, इसका प्रयोग जो है कार्यालय में होती है। इसके लिए शब्द जो है निर्धारित हैं, किस प्रकार के शब्दों का पत्राचार में आप प्रयोग करेंगे। और राष्ट्रभाषा के लिए कोई बंधन नहीं है, आप जो बोलना है बोलें, उसके लिए कोई शब्द का भी बंधन नहीं है। और बस अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, ताकि जो है देश के किसी भी कोने में जाएं तो एक भारतवासी दूसरे भारतवासी को समझ सके। अब इसके बाद संपर्क भाषा के रूप में
संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हिंदी भाषा अपने उद्भव काल से ही, उद्भव काल क्या है, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, हिंदी भाषा अपने उद्भव काल से ही क्षेत्रीयता की सीमा को तोड़कर एवं सार्वदेशिक प्रकृति को ग्रहण करके संपर्क भाषा के रूप में सक्रिय रही और आज तो बहुत ही जीवंत है। तो ऐसी स्थिति में आखिर हिंदी में है इतनी शक्ति, जो कि भारत जैसे बहुभाषी देश में इतने भाषा का प्रयोग है। ग्रियर्सन बोलते हैं जो भारत में 179 भाषा है और बोलियां कितना है, 544 बोलियां। स्वाभाविक है ये भाषा सर्वेक्षण किसका है, ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण में बोलते हैं जो भारत देश में 179 भाषा है और 544 बोलियां हैं, समझे। और हिंदी का भी जो आपको 18 बोली का चार्ट दिए हैं वह भी ग्रियर्सन का ही दिया हुआ है, हम नहीं दिए हैं, वो ग्रियर्सन महोदय ही दिए हैं। तो वो 544 में 18 आएगा, किसमें आएगा, 544 में 18 आएगा। तो खैर जिस देश में इतनी भाषाओं एवं बोलियों का प्रयोग होता है, उस देश में कौन ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर सकती है, देश की सांस्कृतिक एवं भाषाई एकता को अभिव्यक्त कर सकती है, तो वो शक्ति हिंदी भाषा में ही है। तो हिंदी भाषा में संपर्क जोड़ने के लिए तो राष्ट्रभाषा के भी रूप में संपर्क स्थापित करती है। हिंदी भाषा जो है राजभाषा के भी रूप में संपर्क स्थापित करती है। राजभाषा के रूप में कैसे संपर्क स्थापित करती है, तो आपको बताए थे जो कि कैसे आर्टिकल 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में, फिर राज्य जो है केंद्र के बीच में किस रूप में संवाद स्थापित करेंगे, प्रशासनिक प्रयोजन आर्थिक प्रयोजन की उत्पूर्ति जो है किस रूप में होगी, तो दिखाया गया वहां पर जो है संघ के लिए अलग है। उसके बाद जो बताए जो 1965 से हिंदी और अंग्रेजी, अब फिर क ख ग 3 वर्ग राज्य का बांटा गया है। पहले वर्ग में हिंदी से संवाद, हिंदी में संवाद होगी, दूसरे वर्ग में हिंदी एवं अंग्रेजी में संवाद होगी और तीसरे वर्ग में केवल अंग्रेजी में संवाद होगी। तो ये सभी संपर्क का ही माध्यम है और संपर्क के माध्यम के रूप में ही जो है हिंदी जो है देश की सांस्कृतिक एवं भाषाई एकता को अभिव्यक्त करती है। इसके पीछे कई कारण है, संपर्क भाषा बनने के पीछे कई कारण हैं, जो प्रिंटिंग मशीन और आप जो है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि का प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रसार, ये सभी कारण, ऐसे लोकतांत्रिक रुझान, ये सभी ऐसे कारण हैं जो आपस में जो है हिंदी जो है संपर्क भाषा के रूप में कार्य करने लगती है। संपर्क भाषा के रूप में जो है ये सब कारण जो है मतलब हिंदी को समृद्ध करती है। हिंदी में इतनी शक्ति है जो कि भारत की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करे। तो सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में ही हिंदी कार्य करती है। यानी यह संपर्क भाषा को व्यवहारिक रूप में भी लिख सकते हैं और संपर्क भाषा को फिर वहां से भी आप राजभाषा से भी ले सकते हैं, जो 1976 का
राजभाषा का रिपोर्ट है वो संपर्क भाषा के लिए ही है। वो वर्तमान में क्या स्थिति है उसको संपर्क भाषा में भी डाल सकते हैं, फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी हम खुद राजभाषा में दिखाए जो कि राजभाषा की वर्तमान स्थिति क्या है। तो राजभाषा आयोग 1976 के अनुसार से 4 पॉइंट दिए। संघ के लिए निर्देश, फिर क ख ग ये 3 वर्ग जो है राज्य के, इसके लिए निर्देश क्या है ये वर्तमान स्थिति को बतलाता है। ये सभी संपर्क के लिए ही है। तो संपर्क का चर्चा यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में भूमिका जो होनी चाहिए जो हम दिए, जो अपने अपने उद्भव काल से हिंदी अपनी क्षेत्रीयता को छोड़कर सार्वदेशिक प्रकृति को ग्रहण करते हैं और संपर्क भाषा के रूप में काम करते हैं, और आज वो और भी जीवंत रूप में कार्य कर रही है। यहीं से शुरू किए। अब फिर कहे भारत एक बहुभाषी देश है और जहां 179 भाषा एवं 544 बोलियों का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग ग्रियर्सन, वहां पर किस प्रकार से राष्ट्र की एकता और आकांक्षा को जोड़ करके रखें, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखें, तो इसके लिए संपर्क भाषा के रूप में जो है हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में भी काम करेगी और राजभाषा के भी रूप में काम करेगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास कल होगी।